नमस्ते। नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी का सबसे अहम पहलू है सुपरमैन। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे ढंग से समझ लिया जाए तो इंसान का जीवन बदल सकता है, क्योंकि नीत्शे एक ऐसा फ़िलॉसफ़र है जिसे सही सही समझना बहुत मुश्किल है और गलत समझ लेना बहुत आसान। इसलिए नीत्शे को आधा अधूरा सुनना, आधा अधूरा जानना खतरनाक हो सकता है और पूरा जानना, जान के समझना फायदेमंद हो सकता है। नीत्शे का सुपरमैन फिल्मी सुपरमैन से अलग है। पहले हम इस सुपरमैन शब्द को देखते हैं। आप सब जानते हैं कि नीत्शे जर्मन भाषी थे। उन्होंने अपनी सारी किताबें जर्मन भाषा में लिखी हैं। उन्होंने अपनी किताब दस स्पोक ज़रथुस्त्रा में एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके लिए जर्मन भाषा में शब्द लिखा ऊबर मेंश। ऊबर मेंश नीत्शे ने ये शब्द खुद बनाया था। ऊबर मेंश, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ओवर मैन, यानी एक बड़ा मनुष्य, एक महामानव। बड़ा मानव यानी कोई राक्षस जैसा, दानव जैसा मानव नहीं, साइज में बड़ा नहीं, बल्कि अपने होने में बड़ा। जो अंदर से बहुत बड़ा हो वो है ओवरमैन। तो अंग्रेजी में ऊबरमेंश का अनुवाद हुआ ओवरमैन, और उसके बाद फिर नए नए अनुवाद हुए और शब्द आया सुपरमैन। हवा में उड़ने वाला सुपरमैन नहीं, बल्कि वही नीत्शे का महामानव, एक अजीम इंसान जो बाकी सारे इंसानों से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा संकल्पवान होगा, जो सारी चीज़ों को जीत लेगा और जो नैतिकता की, मोरालिटी की पुरानी सारी परिभाषाओं को ध्वस्त कर देगा और जो नए नियम बनाएगा, नई डेफिनेशंस बनाएगा, वो सही मायनों में एक आज़ाद इंसान होगा, क्रिएटिव इंसान होगा, सेल्फ डिटरमाइंड होगा। वो होगा नीत्शे का सुपरमैन। आज के लेक्चर में हम उसी सुपरमैन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एक कहानी सुनाई थी, ऊंट, शेर और बच्चे की कहानी। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वही कहानी सुपरमैन की बुनियाद है। उसे सुनने के बाद सुपरमैन का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह की कहानियाँ वर्ल्ड लिटरेचर से सेलेक्टेड ट्रांसलेशंस, इम्पॉर्टेंट किताबों के नाम, ये सब मैं अपने व्हाट्सएप पर शेयर करता रहता हूँ। उनको जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। लिंक नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक सवाल जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो है कि आखिर नीत्शे सुपरमैन के कॉन्सेप्ट तक क्यों पहुंचा? क्या ज़रूरत थी इस विचार की, और उसके दिमाग में ये बात आई कैसे? नीत्शे नास्तिक था, अपने समय की तमाम धार्मिक व्यवस्थाओं का विरोध करता था या मखौल करता था। जिस युग में वो जी रहा था, देख रहा था कि धर्म ने लोगों को बहुत कमज़ोर बनाए रखा है। खासकर क्रिश्चियन धर्म के प्रति नीत्शे को बहुत सारी शिकायतें थीं। नीत्शे ने अपने आसपास दूसरे धर्मों को ज़्यादा देखा ही नहीं था। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयत को देखा, बचपन से देखा, उसी धर्म का अध्ययन किया, और फिर आगे चलकर उसने जो हमले किए वे सब ईसाइयत पे ही किए। उन्होंने देखा कि चारों ओर धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का बोलबाला बढ़ रहा है। साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ऐसे में लोग धर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, यानी पारंपरिक धार्मिक विश्वास की ओर से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि पश्चिमी समाज धर्म पर आधारित समाज है, खासकर ईसाई धर्म पर आधारित। वैसे ज़्यादातर समाज धर्म पे ही आधारित होते हैं, लेकिन नीत्शे
पश्चिमी समाज को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बातें पश्चिमी समाज को ध्यान में रख के कही कि वे लोग धर्म पर आधारित हैं, धर्म से डरते हैं, उनकी सारी नैतिकता, सारी मोरालिटी धर्म पर टिकी है, क्योंकि उनके सारे धर्म एथिकल टीचिंग्स भी देते हैं, मोरल टीचिंग देके ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। क्रिश्चियनिज्म और जुडाइज़म में तो बाकायदा 10 कमांडमेंट्स हैं जो क्लियर बोलते हैं कि दाउ शैल्ट नॉट किल, दाउ शैल्ट नॉट स्टील, यानी हत्या मत करो, चोरी मत करो। जीवन के ये नियम उन्हें धर्म ने बना कर दिए हैं। आप में ईमानदारी होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, आप चैरिटी कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। ये सब बातें कौन सिखाता है? रिलीजन सिखाता है। यानी एथिकल टीचिंग देने के साथ साथ रिलीजन आपको बिहेवियर की टीचिंग भी देता है। और ये सारी टीचिंग आपको कहाँ से मिलती है? चर्च में मिलती है, कम्युनिटी सेंटर में जाकर मिलती है। ये सारी बातें नीट्शे कह रहे हैं कि एक पादरी या फिर एक रिलीजियस लीडर अपनी पवित्र किताबों के माध्यम से आपको ये सारी बातें सिखाता है। धर्मगुरुओं द्वारा दी जाने वाली एथिकल टीचिंग और बिहेवियरल टीचिंग में आपको क्या मिलता है? इन सब से आपको मिलती हैं 2 चीज़ें, लाइफ का मीनिंग और लाइफ के गोल्स। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये बात आपको रिलीजन बताएगा। मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, ये बात भी आपको रिलीजन बताएगा। आपकी लाइफ का सब कुछ रिलीजन से कंट्रोल होगा। आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर, आपके नियम, आपके लॉज, आपके गवर्नेंस, आपके रिचुअल्स, आपके ट्रेडिशंस, इन सब पर रिलीजन का कंट्रोल होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे पिछले 1000 साल का पश्चिमी समाज इसी लाइन पे बना है। अपने समाज में नीट्शे ये सारी बातें साफ साफ देख रहा था, और वो देख रहा था कि 19वीं सदी के यूरोप में लोगों का धीरे धीरे इन सब से विश्वास भी उठ रहा था। साइंस के कारण रिलीजन को चैलेंज मिल रहा था। नीट्शे को लगा कि अगर लोग गॉड पर विश्वास करना बंद कर देंगे तो ये सारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर हिल जाएगा, मोरालिटी का पूरा ढांचा कांपने लगेगा। लोगों ने ईश्वर में विश्वास रखना बंद कर दिया तो बहुत सारे वैल्यूज़ मर जाएंगे, एक मोरल वैक्यूम आ जाएगा। तब हर चीज़ को नकार दिया जाएगा। तब कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? नीट्शे को लग रहा था कि समाज में जिस तरह वैल्यूज़ गिर गई हैं, यानी गॉड मर गया है, गॉड इज डेड। नीट्शे का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ शब्दशः नहीं लेना चाहिए। गॉड इज डेड का मीनिंग ये नहीं है कि पहले एक ज़माने में गॉड था, वो सारी दुनिया चलाता था और अब मर गया है। नीट्शे ये नहीं कहना चाहते थे। नीट्शे गॉड में यकीन नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने कहा कि गॉड इज़ डेड। तो इस सेंटेंस में गॉड एक मेटाफर है, एक प्रतीक है। नीट्शे ने कहा था ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मार दिया है। दुनिया की सबसे पवित्र और सबसे मजबूत चीज़ यानी गॉड, वो हमारे चाकुओं के नीचे खून से लथपथ पड़ा है। देखो, हम तो हत्यारों से भी बड़े हत्यारे हैं जो हमने ईश्वर को मार दिया है। हमें कौन सांत्वना देगा? कौन हमें दिलासा देगा? इस खून को कौन पोंछेगा? इस खून को साफ करने के लिए हम कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे? हमने चीज़ों को बिगाड़ दिया है। हम कौन सा त्यौहार मनाएं कि चीज़ें फिर से सही हो जाएं? ये इतना बड़ा काम हमसे हो गया।
ये तो हमारी हैसियत से भी बड़ा काम है। हमारी हैसियत से बड़ा काम यानी क्या हम खुद ईश्वर बन गए हैं? ये सारी बात नीत्शे ने कही थी। और ये आखिरी पंक्ति ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, क्या हम खुद ईश्वर बन गए हैं? गॉड इज डेड, मेटाफोरिकली गॉड इज डेड। और वो जगह खाली हो गई है, तो उस जगह को कौन भरेगा? नीत्शे कहना चाहते हैं कि उस जगह को हम खुद भरेंगे, क्योंकि हम खुद ईश्वर हो गए हैं। गॉड नहीं है तो अब उसकी जगह एक मैन गॉड आएगा। ये है प्रीमाइस नीत्शे के सुपरमैन के कॉन्सेप्ट का। अब आप समझ गए होंगे कि नीत्शे आखिर सुपरमैन के कॉन्सेप्ट तक क्यों पहुंचा। गॉड नहीं है तो गॉड जैसा मैन आएगा, उबरमेंश आएगा, सुपरमैन आएगा। नीत्शे देख रहे थे कि एक समय के बाद दुनिया में धार्मिक विश्वास में गिरावट आएगी, रिलीजियस बिलीफ कम होगा, नास्तिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी। तब एक मोरल डिक्लाइन शुरू होगा और तब एक अवसर बनेगा, एक मौका आएगा कि इंसान नई वैल्यूज़ क्रिएट करे, नए मीनिंग्स बनाए, और तब उनमें से एक नया और शक्तिशाली आदमी आगे आएगा और वो एक नया मोरल कोड बनाएगा। वो सुपरमैन होगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, भविष्य में आएगा। क्योंकि नीत्शे को अपने दौर के लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उन्हें भविष्य के लोगों से उम्मीद थी। यही सुपरमैन, नीत्शे ने कहा था कि यही सुपरमैन पूरी दुनिया पे राज करेगा। नीत्शे के शब्द हैं, द उबरमेंश इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ, यानी सुपरमैन इंसानियत का अल्टीमेट पर्पस या अल्टीमेट गोल है। अब देखिए इस सुपरमैन में क्या क्या होगा। मैं 5 की पॉइंट्स बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा। की पॉइंट नंबर 1 है बियॉन्ड गुड एंड इविल। ये जो सुपरमैन है वो ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ से परे होगा। मोरल वैल्यूज़ यानी जो समाज हमें बताता है कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो बचपन से हमारे मन में ठूंस दी जाती हैं, सुपरमैन इन सारी चीज़ों से दूर होगा। देखिए यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो आदमी मोरल वैल्यूज़ से दूर होगा वो तो बहुत बुरा आदमी होगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझसे बोलते भी हैं कि ऐसा आदमी जिसमें मोरल वैल्यूज़ ना हो वो तो खलनायक होगा। लेकिन नीत्शे ये नहीं कह रहे। नीत्शे को बहुत ध्यान से समझना होता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था, नीत्शे एक ऐसा फिलॉसफर है जिसे सही सही समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गलत समझ लेना बहुत आसान है। मोरल वैल्यू है कि चोरी करना गलत है, तो चलो मैं चोरी कर लेता हूँ। हत्या करना गलत है, तो चलो मैं हत्या कर देता हूँ। तो ये सब करके तो मैं सुपरमैन बन जाऊँगा, क्योंकि ये सब करके मैं मोरल वैल्यूज़ को नकार दूँगा, मोरल वैल्यूज़ को चैलेंज कर दूँगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो है नीत्शे को गलत समझना। नीत्शे कहते हैं सुपरमैन ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ को नकार देगा। ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ क्या हैं? बहुत सारे हैं। एक मोरल वैल्यू बचपन से सिखाई जाती है और ख़ासकर क्रिश्चियनिटी में सिखाई जाती है। देखिए नीत्शे के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए उनकी बातों को क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना चाहिए, तो ज़्यादा क्लियर होती हैं वो। तो मैं कह रहा था कि एक मोरल वैल्यू जो बचपन से सिखाई जाती है वो है चैरिटी। दूसरों की मदद करो और हमेशा करते रहो। कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन चैरिटी कई बार कमज़ोर आदमी को कमज़ोर बनाए रखने का काम करती है। मान लीजिए आप एक बस्ती में जाते हैं,
वहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना और कपड़ा देते हैं। इससे उन्हें एक बार दो बार की मदद मिल जाएगी, लेकिन इससे उनकी कमज़ोरी समाप्त नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आप उनको खाना कपड़ा देने के साथ साथ शिक्षा देते हैं, उनकी पढ़ाई उनकी सोच को मजबूत करते हैं, तो उनका विकास होने लगता है। तब वे ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जब उनको मदद में मिलने वाला खाना, मदद से मिलने वाला कपड़ा अच्छा नहीं लगता। तब उन्हें ये सब अपमान लगने लगता है, क्योंकि वे इतने एम्पावर हो चुके होते हैं, इतने समर्थ बन चुके होते हैं कि खुद ये सब चीज़ें हासिल कर सकें। इस उदाहरण से आप समझ लीजिए, एक है ट्रेडिशनल मोरल वैल्यू चैरिटी, जो कमज़ोर को कमज़ोर बनाए रख सकती है। दूसरी मॉडर्न मोरल वैल्यू है कि उस वर्ग को पढ़ा लिखा कर इतना एम्पावर कर दो कि वो आत्मनिर्भर और समर्थ बन जाए। सुपरमैन ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ को नकार देगा, क्योंकि वो समाज को कमज़ोर नहीं देखना चाहता, बल्कि वो अपने लिए नए मोरल वैल्यूज़ बनाएगा, सही और गलत की नई परिभाषा बनाएगा, क्योंकि वो खुद को भी मजबूत बनाना चाहता है और समाज को भी। इसीलिए जब नीत्शे ये कहते हैं कि सुपरमैन नैतिकता के नए मानदंड स्थापित करेगा, तो उनका अर्थ बहुत सकारात्मक होता है। वो नए वैल्यूज़ लाएगा जो कि उसकी इच्छा और समझ पे आधारित होंगे। वो मनमर्जी चलाते हुए विध्वंस नहीं करेगा, बल्कि क्रिएटिव होगा, और अपनी क्रिएटिविटी से वो नए रास्ते बनाएगा। उन रास्तों में आनंद होगा, साहस होगा, शक्ति होगी। वो अनैतिकता का कोहराम नहीं मचाएगा, वो कोई मोरल केओस नहीं पैदा करेगा, बल्कि ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा हायर वैल्यूज़ को लाना चाहेगा। मोरल अनार्की की जगह लाइफ अफर्मिंग वैल्यूज़ लाएगा, क्योंकि नीत्शे की फ़िलॉसफी लाइफ को डिनाई करने वाली फ़िलॉसफी नहीं है, बल्कि वो तो फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को गले लगाने वाली फ़िलॉसफी है। नीत्शे का कहना है कि पुराने मोरल वैल्यूज़ ने एक कमज़ोर समाज बनाया है, जिसमें ज़्यादातर लोग कुछ लोगों के रहमो करम पर निर्भर करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि जो आदमी संघर्ष नहीं कर सकता, जो आदमी जीवन की मुसीबतों से लड़ नहीं सकता, जो पहाड़ खोद कर अपने लिए रास्ता नहीं बना सकता, जो कमज़ोर है, वो सुपरमैन नहीं बन सकता। दूसरा की पॉइंट है विल टू पावर, यानी शक्तिशाली बनने की इच्छा। ये इच्छा सबके भीतर होती है। नीत्शे कहता था, जैसे कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसके भीतर ग्रो करने की, विकास करने की इच्छा होती है, इंस्टिंक्ट होती है, उसी तरह हर इंसान ग्रो करना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है, अपने होने को असर्ट करना चाहता है और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करना चाहता है। ये एक इन्नेट ड्राइव होती है, अंदरूनी तड़प होती है। सिर्फ जिंदा रहना सब कुछ नहीं होता, बल्कि जिंदा रहते हुए कुछ ऐसा कर जाना जिससे लोगों पर आपके होने का असर दिखे, लोग आपके बारे में बात करें, आपसे प्यार करें, आपके होने को मान्यता दें। इसी को कहते हैं विल टू पावर, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, जो मिलती है इच्छा शक्ति से। इसी के कारण लोग अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, नए अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। आप जो काम करते हो, जब उसमें आप सबसे अच्छा होने की कोशिश करते हैं, तब आप विल टू पावर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जब आप पर्सनल गोल्स को अचीव करते हैं, तब भी आप विल टू पावर को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पाने के लिए आपके घर, परिवार, समाज में इन सब चीज़ों को पाने के बाद आपकी स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली होने लगती है। ये नीत्शे के सुपरमैन का सबसे अहम पहलू है, शक्तिशाली होने की इच्छा। सुपरमैन शब्द ही शक्ति की अनुभूति से भरा हुआ है। सुपरमैन भीड़ की मानसिकता को रिजेक्ट करता है, हर्ड मेंटलिटी को नहीं मानता और उससे ऊपर उठ जाता है। ऊपर कौन उठेगा? वो उठेगा
जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। आप में ताकत है, आप भीड़ से अलग उठकर भीड़ से ऊपर उठ जाएंगे। शक्ति नहीं है तो भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, हर्ड मेंटालिटी में चलते रहेंगे। आपको नेता बनना है तो आप क्या करेंगे? जैसे ही मौका मिलेगा आप फट से आगे जाकर खड़े हो जाएंगे और सबका नेतृत्व करने लगेंगे। ये है विल टू पावर, यानी अपनी पोजीशन को असर्ट करना, अपने होने को स्थापित करना। लेकिन सुपरमैन विल टू पावर को कैसे एक्सप्रेस करेगा? इसके लिए अगले 2 पॉइंट्स को समझना होगा। अगला पॉइंट है सेल्फ ओवरकमिंग, यानी अपने आप को जीत लेना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना, अपने आप से आगे निकल जाना। कल्पना कीजिए कि आप एक कैटरपिलर हैं। आप पेड़ों पर, पौधों पर रहते हैं, धीरे धीरे रेंग रेंग कर चलते हैं, अपनी मस्ती में घूमते हैं, कुतर कुतर कर छोटी छोटी पत्तियां खाते हैं, और एक दिन आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है। आप देखते हैं कि आपके पंख निकल आए हैं और आप एक सुंदर तितली बन गए हैं। कुछ देर पहले तक आप एक अजीब से दिखने वाले कैटरपिलर थे, धीरे धीरे चलते थे, और कुछ देर बाद आप एक खूबसूरत तितली बन जाते हैं और आकाश में उड़ने लगते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कैसे हो गया? यही है नीत्शे का सेल्फ ओवरकमिंग का सिद्धांत। अपने पुराने सेल्फ को कपड़े की तरह उतार देना और बिल्कुल नया बन जाना। जो आप थे उससे बेहतर बन जाना, उससे मजबूत बन जाना। नीत्शे का सुपरमैन अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा बेहतर बनने की दिशा में काम कर रहा होता है। उसको ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं पसंद, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहता है। वो अपना कंफर्ट जोन तोड़कर बाहर निकलता है, बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, लिमिट को एक्सपांड करता है, इम्प्रूव करता है और फिर ग्रो करता है। और ये सब करने के लिए वो एक मंत्र का इस्तेमाल करता है। वो मंत्र है डरना बंद करो। मान लीजिए आप नेता हैं, आपका काम बोलना है, लेकिन माइक देखते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है, स्टेज पे चढ़ते ही आप नर्वस हो जाते हैं। तब आपको ये मंत्र बोलना होगा, डरो मत, आगे बढ़ो। आपको जिद करनी होगी, स्टेज पे जाके बोलना होगा। एक बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, लेकिन अगर सच्ची लगन और समर्पण से आपने अभ्यास किया तो आप स्टेज पर अच्छा बोलने लगेंगे। हर काम में ये मंत्र लागू होता है। आप किताब लिखना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। डरना बंद कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल में आप पहले से बेहतर लिखने लग जाएंगे। और ऐसा करने से आप क्या करेंगे? आप सेल्फ ओवरकम करेंगे, खुद को जीतेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे और एकदम नए बन जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, नीत्शे का सुपरमैन किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता खुद को। वह दूसरों को जीतने में ध्यान नहीं देता, वह खुद को जीतने पे ध्यान देता है। वह दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करता है और अपने पुराने वर्जन के मुकाबले अपना खुद का एक नया वर्जन बनाता है। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिज्म। देखिए, नीत्शे के सुपरमैन के लिए मैंने आपको जो चरण बताए हैं, सुपरमैन इन चरणों में चलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण में पहुंचता है, और वो चरण है क्रिएटिविटी का चरण। सुपरमैन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है उसकी क्रिएटिविटी। वो नए वैल्यूज़ क्रिएट करेगा, वो रूल्स क्रिएट करेगा, वो स्टाइल क्रिएट करेगा। यही नहीं, वो एक नई लाइफस्टाइल भी क्रिएट करेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक पेंटर हैं, रंग भरे चित्र बनाते हैं। आमतौर पर पेंटर्स कैसे होते हैं? जो आम पेंटर्स होते हैं वे लोग पेंटिंग्स के रूल फॉलो करते हैं, दूसरों की स्टाइल को कॉपी करते हैं, और जैसा काम जनता को चाहिए वैसा काम बना कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे पब्लिक को यही चाहिए होता है। लेकिन जब आप खुद पेंटर बनते हैं, आपने बरसों से खुद को असर्ट किया है, आपके भीतर विल टू पावर है, आपने सेल्फ ओवरकमिंग कर ली है, तब आप क्या करेंगे?
तब आपके भीतर का असली पेंटर बोलेगा, मुझे दूसरों जैसा काम नहीं करना है, मैं भेड़ चाल नहीं करने वाला, हर्ड मेंटालिटी में नहीं रहने वाला, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि पब्लिक को क्या चाहिए, मुझे इस बात से मतलब है कि मुझे क्या चाहिए। कौन सी पेंटिंग बनाकर मेरे भीतर का कलाकार संतुष्ट होगा, मैं वैसी पेंटिंग बनाऊंगा। और तब आप अपनी शर्तों पर अपनी तरीके से अपनी स्टाइल में पेंटिंग बनाने लगते हैं। अगर आपने पिछले सारे चरण अच्छी तरह पास किए हैं तो देखिएगा इस अंतिम चरण में पहुंचने के बाद आप ऐसे कामयाब होंगे कि आप बाकी सारे रूल्स को तोड़कर अपने नए रूल्स बना देंगे। आप दूसरों के रूल्स पर, दूसरों के स्टाइल पर नहीं चलेंगे, बल्कि बाकी लोग आपके रूल्स पर, आपके स्टाइल पर चलने लगेंगे। ये है नीत्शे के सुपरमैन की क्रिएटिविटी। वो जो काम करेगा ऐसे करेगा कि वो एकदम नया दिखे, जैसा पहले किसी ने ना किया हो। उसके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव होगा, वो चीज़ों को बहुत ध्यान से और दूसरों के मुकाबले अलग निगाह से देखेगा। उसको देखते ही बाकी लोगों के मुंह से निकलेगा कि वाओ, ये डिफरेंट है। वो इनोवेशन करेगा, यानी ज़्यादातर कामों को नए तरीके से करेगा। उसका हर काम सेल्फ एक्सप्रेशन की थ्योरी से मोटिवेट होगा, यानी तुम जो काम करो वो तुम्हारे सेल्फ का, तुम्हारी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन हो। वो काम इतना पर्सनल, इतना ऑथेंटिक होगा कि देखते ही लगेगा कि ये आपका काम है, कोई और ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यानी इंडिविजुअलिटी की भावना उसके भीतर भरी होगी। वो इंडिपेंडेंट थिंकर होगा, उसके भीतर खुद पे बहुत भरोसा होगा और वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचेगा। पर्सनल ग्रोथ यानी आपकी पर्सनैलिटी आपके होने का बेस्ट वर्जन है और बेस्ट की क्रेविंग आपके भीतर लगातार बढ़ती रहेगी। नीत्शे के सुपरमैन के भीतर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी और एक्सट्रीम पर होंगी। वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा, बल्कि वो एक क्रिएटिव फोर्स होगा। वो बहुत ताकत के साथ चलेगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि वो शक्तिशाली होगा, ताकत के साथ चलेगा, तो लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत बेरहम होगा या बहुत मारपीट करने वाला, कत्लेआम करने वाला होगा। पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो साधारण कदकाठी वाला हो, विनम्र हो, सादा हो, लेकिन उसके भीतर क्रिएटिव फोर्स भरा हुआ हो। जैसे आइंस्टीन, जैसे पिकासो, जैसे गांधी, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सुपरमैन होने की मिसाल के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में नियम बदल दिए, स्टाइल बदल दी और बहुत ऊंचाई प्राप्त की। ऐसे हर क्षेत्र में उदाहरण हो सकते हैं। आप इतिहास पे नज़र डालिए तो बहुत सारे नाम ऐसे दिखेंगे जो नीत्शे के सुपरमैन जैसे होंगे। वे लोग सच में सुपरमैन जैसे हैं, क्योंकि आप खुद भी सुपरमैन जैसे हो सकते हैं, बन सकते हैं। बिल्कुल, हम सब के भीतर सुपरमैन बनने की संभावना है, बस हमने अभी तक उस संभावना को रियलाइज़ नहीं किया है। हर कैटरपिलर में तितली बनने की संभावना होती है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं होता। उसी तरह हर मैन में सुपरमैन बनने की संभावना होती है, बस उसे खुद को ये बात पता नहीं होती। वो अपने पैरों में बंधी बेड़ियों को तोड़ नहीं पाता। कई बार तो उसे पता तक नहीं चलता कि उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हैं। कोई लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ है तो कोई फूलों की बेड़ियों से, लेकिन बंधा हुआ हर कोई है, और बंधन तोड़े बिना कोई सुपरमैन कैसे बन सकता है। नीत्शे का सुपरमैन, इस कॉन्सेप्ट के अभी और भी कुछ पहलू हैं। इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, कुछ को गलत समझा जा सकता है। जैसे हिटलर ने समझ लिया था, वो खुद को सुपरमैन समझने लगा था। नए रूल्स बनाने के चक्कर में उसने तबाही मचा दी थी। क्यों और कैसे समझा था हिटलर ने नीत्शे को गलत,
खुद नीट्शे किनको सुपरमैन जैसा मानता था? नीट्शे के विचारों ने फिलॉसफी और साहित्य की दुनिया को कैसे बदला? नीट्शे भारतीय फिलॉसफी से बहुत गहरे प्रभावित था। महात्मा बुद्ध और उपनिषदों से क्या सीखा नीट्शे ने? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें मैं अपने अगले लेक्चर्स में इन सब पे बात करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। नमस्ते।